हम ही को जालिम कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। मैं ये शेर इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि पहले तो राहुल गांधी पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। उन्हें पहले तो आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का खुद ही अपमान करते हैं, लेकिन उस आरोप में राहुल गांधी पर आरोप लगाए जाते हैं और उन पर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जाती है। क्योंकि मैं इस संदर्भ में ये कह रहा हूँ कि आप पहले तो जो गलती कर रहा है वो आरोपी नहीं है, बल्कि एक अपनी मनगढ़ंत कहानी से किसी को आरोपी बनाएंगे और उसको फिर उसके लिए जिम्मेदार भी ठहराएंगे। यानी आप कांग्रेस से माफ़ी मांग रहे हैं, भाई गलती तो आप कर रहे हैं, मतलब आपकी कोई गलती नहीं है, आप कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भाई गलती आपने की तो माफ़ी आप मांगेंगे या राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे, ये सोचने वाला सवाल है। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे अमित शाह ने राज्यसभा के अंदर खड़े होकर बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, और इस पर जो सियासत गर्म हुई, तो क्या विपक्ष की सियासत इस पर जायज़ है या जायज़ नहीं है। और इस पर तमाम ही अगर विपक्ष, चलो ठीक है विपक्ष की सियासत है, तो आम लोग धरना क्यों दे रहे हैं? आम लोगों को सियासत से क्या मतलब है? भाई आम लोग तो वोटर्स हैं, आम लोग तो अपने खाने कमाने में लगे हुए हैं, फिर उनको इस सियासत में पढ़ने से क्या फ़ायदा है? और अगर इस सियासत में पढ़ रहे हैं और इसके अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो इसमें उनकी गलती क्या है? भाई गलती आपने की है तो माफ़ी तो आपको ही मांगनी पड़ेगी ना। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी हैं, तो हम राहुल जी से इस सब पर चर्चा करेंगे। राहुल जी, पहले तो आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम काफ़ी समय से लगातार ये चर्चा करते रहे हैं। हमने काफ़ी चर्चाएं की हैं, महाराष्ट्र को लेकर चर्चाएं की हैं, बीजेपी की सरकार को लेकर चर्चाएं की हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पर हमने चर्चाएं की हैं। इसी कड़ी में वन नेशन वन इलेक्शन आता है पहले तो, और उसी के बाद में फ़ौरन बाद में संसद का सत्र जो है वो शीतकालीन सत्र चल ही रहा था, एक नया मुद्दा खड़ा हो जाता है उसके समापन से पहले, और वो मुद्दा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मुद्दा। और ये एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है। संवेदनशील मुद्दा इसलिए बन गया है क्योंकि लोगों की भावनाओं को कहीं ना कहीं आहत हुई है। अगर आप किसी के प्रति कोई कार्य करते हैं तो उसका जो आपके प्रति सम्मान होता है वो कहीं बहुत ज़्यादा होता है, और अगर कोई आपका अपमान कर दे तो उसके जो वो सम्मान करता है उसको ठेस पहुंचती है। और यही मसला यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर है, क्योंकि जो उन्होंने पिछड़ों के दलितों के लिए जो कार्य किया है उसको हमारे देश की जनता भुला नहीं सकती है। भुला यूँ नहीं सकती है कि जो पिछड़े लोग थे, जिनको बराबर में बैठने के अधिकार नहीं थे, उनको वो अधिकार मुहैया कराए। जो बराबरी का हक था वो उनको बराबर में ला करके बैठाया कि आप पिछड़े नहीं हैं, आप अपने आप को छोटा महसूस नहीं कीजिए, मैं आपको वो अधिकार दे करके जा रहा हूँ। अगर कोई आपको वो अधिकार नहीं दे तो आप किसी से भी लड़ सकते हैं, आप किसी भी ओहदे पर जा सकते हैं, आपको आरक्षण दिया जाएगा, आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, तमाम जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, इसकी व्यवस्था भी सरकार आपके लिए करेगी। तो अब जो उसके प्रति बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो उन लोगों का सम्मान है, तो कहीं ना कहीं इस बयान से उसको आहत पहुंची है, और अब इसको लेकर लोग सड़कों पर आ गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका सिर्फ इतना सा प्रदर्शन है, कोई बहुत बड़ी मांग वो नहीं कर रहे हैं, प्रदर्शन सिर्फ इतना है कि अमित शाह अपने बयान के लिए माफ़ी मांगिए और अपने पद से इस्तीफा दे दिए। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं आप? देखिए अब्बास भाई, सबसे बड़ी बात है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सरकार कभी माफ़ी मांगती नहीं है, बल्कि ये माफ़ी मंगवाती है। ये पार्टी कभी झुकती नहीं है, बल्कि विपक्ष को झुकाती है जो सच्चाई की बात करते हैं। अमित शाह ने जो बयान दिया उस पर हम बात करेंगे, लेकिन आप इस सरकार की पिछली कई तस्वीरों पर नज़र डालें तो सरकार की तरफ से कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की गई हैं। हमारे देश में नोटबंदी लागू हुआ, नोटबंदी के दौरान हम देखते हैं हज़ारों लोगों की मौत हो जाती है। क्यों मौत हो जाती है? क्योंकि वो लाइनों में लगे थे नोट बदलवाने के लिए। भगदड़ मच जाती है, भगदड़ की वजह से बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। ठंड का टाइम चल रहा था, उस दौरान लोग नोट बदलवाने के लिए सड़कों पर ऐसे लेटे थे, ठंड की वजह से मौत हो जाती है। बहुत बड़ा घाटा देश को होता है, अर्थव्यवस्था फर्क पड़ता है, लेकिन मोदी जी माफ़ी नहीं मांगते। अडानी का मुद्दा चलता है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और पूरी तरीके से खुलकर ये कहा जाता है कि अडानी ने घोटाला किया, सरकार उस पर माफ़ी नहीं मांगती है। अभी हाल ही में हम देखते हैं कि फिर से एक रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन उस पर भी क्या हम देखते हैं कि सरकार अडानी पर काम करने के बजाय, यानी कि अडानी ने घोटाला किया उसकी जांच करने की बजाय आप क्या करते हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, उस पर आप माफ़ी नहीं मांगते। और अब मैं अमित शाह के बयान पर आ जाता हूँ। सदन में अगर आप ये कहते हैं
कि भगवान का नाम बार बार रटने से अच्छा है, अंबेडकर का नाम आप बार बार रट रहे हैं, इससे अच्छा तो यही है ना कि भगवान का नाम रटेंगे तो आपको साथ जो है जन्म के लिए आपको अच्छा जो है भगवान का स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और सीधे तौर पर हम ये देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया भगवान का नाम नहीं जपना चाहिए, बिल्कुल जो जिन हम अपने भगवान को मांगते हैं, हम अपने जिन जिन धर्मों से आए हैं अपने अपने उनको जो है पूजते हैं भगवानों को, ये अच्छी बात है और भगवान का नाम लेना भी चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र ना करें, आप ये कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का नाम रटना तो एक फैशन सा बन गया है, तो ये चीज़ें तो बताती हैं कि भैया आप खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। या तो अमित शाह को ये नहीं पता कि संविधान में जो चीज़ें लिखी गई हैं और संविधान को बनाने में कितना बड़ा रोल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है, और ये कितनी बड़ी बात है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसी के तहत आज देश चल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अधिकार के लिए लड़ाई कर सकते हैं क्योंकि संविधान में अधिकार दिए गए, और जब संविधान में अधिकार नहीं दिए गए थे तो आज तो देश में हालात बद से बदतर होते। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि छोटी सी एक माफ़ी जो है वो अमित शाह को मांगनी चाहिए, लेकिन वो एक छोटी सी माफ़ी आप छोड़िए, वो तो ये कह रहे हैं कि भैया जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मुद्दा उठा रहे हैं यही लोग कल्प्रिट हैं, यही लोग दोषी हैं और इन्हें उठाना ही नहीं चाहिए। और अगर उठाओगे तो आपके ऊपर झूठे मुकदमे किए जाएंगे, आपके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी तो है ही है नौटंकी की पूरी टीम, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इनके दो सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी, इस तरीके से इनको दिखाया गया कि कितनी गंभीर चोट इन्हें लग गई, कितना बड़ा इनके साथ हादसा हो गया, इनको आईसीयू में एडमिट कराया गया, इतने मोटे मोटे प्लास्टर लगाए गए, ये तमाम चीज़ें की गई। उसके बाद अगले दिन की हम तस्वीर देखते हैं, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ ओके है। और जबकि प्रताप सारंगी जो ये कहते हैं कि मुझे राहुल गांधी ने धक्का नहीं दिया, मुझे धक्का लगा है एक सांसद की वजह से। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बीजेपी के एक सांसद को धक्का दिया, उस सांसद का जो धक्का है वो प्रताप सारंगी को लगा और वो गिर गए। और गिर गए इसका मतलब ये थोड़ी इतनी गंभीर चोट आई है कि उन्हें आईसीयू में एडमिट कराया जाए। और आज देखिए समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन जो ये कह चुकी हैं बीजेपी को ड्रामा पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से आता है, इन्हें ड्रामा कंपनी खोल लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी टीम में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्लेयर हैं जो बहुत अच्छे ढंग से ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं। उनमें एक नाम स्मृति ईरानी का भी आता है, वो शांत हो गई हैं। पहले खूब स्मृति ईरानी चीखती चिल्लाती रहती थी, खूब वो ड्रामा किया करती थी। इसके अलावा बीजेपी के तमाम, उनमें अब मुकेश राजपूत आ गए हैं, उनमें अब प्रताप सारंगी आ गए हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हम क्या देखते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए गए, केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और आज वो बाहर है। और दूसरी तरफ हम देख लेते हैं हेमंत सोरेन, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं मौजूदा समय के, उन पर आरोप लगाए गए और कहीं ना कहीं झारखंड में अपनी सरकार बनाने की कोशिश की गई, लेकिन आज झारखंड में सरकार हेमंत सोरेन की है। इसके अलावा हम देखते हैं कई बड़े बड़े, देखिए ममता बनर्जी पर छापे मारे जाते हैं, यानी कि सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी जहाँ जहाँ फंसती है वो ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करती है। लेकिन क्या अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए आप ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर विपक्ष को झूठे आरोपों में फंसा कर अपना काम जो करते हैं, क्या ये ठीक है? और अगर देश में विपक्षी जो पार्टियां हैं वो जनता के मुद्दों को नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? आप तो कभी जनता के मुद्दों को उठाते नहीं है। आपने तो कभी रोजगार पर बात नहीं की, आपने शिक्षा पर बात नहीं की, आपने जो है स्वास्थ्य सेक्टर पर बात नहीं की। आप तो बांटने काटने की राजनीति करते हैं। आप तो कहते हैं कि एक हो तो सेफ हो। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये कहा गया कि संसद के बाहर राहुल गांधी ने गुंडागर्दी की है, राहुल गांधी ने गुंडागर्दी की, तो नीतीश में क्या हो रहा था? जब बीपीएससी परीक्षा के जो नॉर्मलाइजेशन का जो विरोध छात्र कर रहे थे उन पर पुलिस ने क्या किया? उत्तर प्रदेश में आप बुलडोज़र लेकर कहीं भी घुस जा रहे, मन आ रहा तोड़ दे रहे हैं, वो क्या चल रहा है? इसके अलावा यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा का हम जिक्र कर लेते हैं, वो जिस तरीके के फैसले लेते हैं क्या वो ठीक है? तो ये बताता है कि आप करें तो ठीक है, आप करें तो सब बेहतर है, और विपक्ष अगर सच्चाई की आवाज़ उठाएगा तो वो तानाशाही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो मैनिपुलेट कर रही है, जिस तरीके का उन्होंने एजेंडा सेट कर लिया कि भैया विपक्ष को गिराना है, दबाना है, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष अगर हमारे देश में इसी तरीके से कमज़ोर होता रहा तो शायद वो वक्त एक
वो नहीं दूर है कि जब देश के जनता अपने मुद्दों के लिए आवाज़ उठाती रहेगी, लेकिन उनकी आवाज़ उठाने वाला विपक्ष में कोई नहीं रहेगा और एक देश में एक ही शासक रहेगा, जैसे सरकार प्लानिंग कर रही है वन नेशन वन इलेक्शन के तहत। देखिए, हमारे सहयोगी ने आपको विस्तृत तरीके से बताया कि बीजेपी आखिर कैसे विपक्ष को घेरती है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की बात हो, चाहे वो हेमंत सोरेन की बात हो, चाहे विपक्ष के तमाम नेता हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हों, चाहे तमाम नेता हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात करें अरविंद केजरीवाल हो। महाराष्ट्र में जैसे पहले अजीत पवार के पास एक घोटाले का आरोप चलता था, लेकिन जब से अजीत पवार ने बीजेपी का दामन थामा है तो वो सारे केसों की फाइल बंद हो गई, उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। बेनामी संपत्ति के मामले में देखिए जो फैसला कोर्ट का आया, उसके बाद यही तो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो वॉशिंग मशीन है। अगर आज मनीष सिसोदिया चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो जितने भी मामले उनके ऊपर चल रहे हैं, जितने भी चीजें चल रही हैं, आज कल रफा दफा वो हो जाएंगी। जी, ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी ने बिल्कुल साफ कर दी है कि हमारे देश में कानून का राज अब खत्म होने वाला है और हम अब जो है वो तानाशाही की तरफ बढ़ने लगे हैं। ये वो इसलिए किया है क्योंकि विपक्ष के तमाम नेताओं को जिस तरह से मतलब आरोपों में फंसाया जा रहा है, मैं झूठे आरोपों में, तो झूठे आरोपों में फंसाने का सीधा सीधा मकसद ये है कि उनको दबा दिया जाए, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए, ना रहेगा विपक्ष और ना कोई आएगा सत्ता में। तो इसलिए एक वन नेशन वन इलेक्शन भी लेकर के आए हैं ताकि हमेशा के लिए जो है विपक्ष का पत्ता साफ किया जाए। आपको पता है कि क्षेत्रीय दलों को इससे काफ़ी नुकसान होगा और क्षेत्रीय दल इसको लेकर काफ़ी हमलावर भी हैं, लेकिन बीजेपी क्या है, वो किसी की मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उसको मनमानी करने की आदत पड़ी हुई है। और ये मनमानी करने की आदत आखिर उसके अंदर आई कहाँ से? कहीं इन कुछ लोगों के सपोर्ट से तो नहीं आई है। कुछ लोगों का सपोर्ट भी इसमें हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे देश में आज हमारे देश की जो जनता है दो फाड़ में वो भी बच चुकी है। एक तरफ अंधभक्ति वाले लोग हैं और एक तरफ है दूसरे विपक्ष के लोग हैं जो अंधभक्ति, अगर आप अंधभक्ति करेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला है। ये हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि अंधभक्ति करना किसी की भी ठीक नहीं है, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो किसी की भी अंधभक्ति हो। अंधभक्ति करने से कोई भी फायदा जो है वो नहीं होता है। तो जैसे मैंने शुरू में एक शेर कहा था, फिर मैं उसी को दोहराना चाहता हूँ कि हम ही को जालिम कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। इस शेर का सिर्फ और सिर्फ मतलब सीधा राहुल गांधी से है। जहां राहुल गांधी कोई गलती नहीं करते हैं, उन पर गलत आरोप मढ़े जाते हैं और आरोप मढ़ने के बाद में उनको उसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया जाता है, जबकि गलती यहां पर अमित शाह की होती है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।